शुरू करते हैं आज की थीम एनालिसिस से फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। सबसे पहला टॉपिक है मोदी मोइजू सिग्नल मेजर रीसेट इन बायलैटरल रिलेशंस। अब इस टॉपिक का बेसिक कंटेक्स्ट मैं आपको समझा दूँ तो इट इज़ अबाउट द इंडिया एंड मालदीव्स रिलेशंस, जो अभी रिसेंट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विज़िट किया था मालदीव्स में, तो उसके ऊपर है ये। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड मालदीवियन प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोइजू met in Malé, signaling a reset in bilateral ties. The meeting marks a thaw in relations after months of tensions. Tensions किस टाइप की हुई थी, इसका बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं। बेसिकली आफ्टर द मोइजूज इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, वहाँ पर नारे लगने लगे थे बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ इन्फ्लुएंस। मालदीव्स में नारे उठने लगे थे फॉर द मूव आउट इंडिया कैंपेन, ठीक है, यानी इंडियन मिलिट्री को वहाँ पर इंडियन लोग जो हैं उनको वहाँ से निकालने का कैंपेन शुरू किया था। मतलब ये वहाँ पर नारे लग रहे थे और ये इसलिए हुआ था क्योंकि वहाँ पर चाइनीज़ इन्फ्लुएंस था। सो व्हाट आर द की हाइलाइट्स ऑफ दिस न्यूज़? पीएम मोदी हाईलाइटेड इंडियाज़ टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप विद मालदीव्स. मालदीव्स एक्नॉलेज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियाज़ डेवलपमेंटल असिस्टेंस एंड फॉरेन सपोर्ट. उसके अलावा प्रेसिडेंट मोइजूज हैज़ इनिशियली made a stance, citing it critical for Indian influence during his 2023 election campaign. Recently adopted a more balanced diplomatic tone, calling for cooperation with all the nations. Now, what is the strategic importance of it? Maldives' location in Indian Ocean region makes it strategically very important for India's maritime security. India sees Maldives as a key partner in regional stability and countering Chinese influence. What are the key issues which are being discussed in this? सबसे पहला, developmental aid and economic cooperation is at focus. दूसरा, regional maritime security is an important aspect of cooperation. Third, people to people ties and capacity building is important. अब यूपीएससी के बेसिस पे सिग्निफिकेंस क्या है? सबसे पहले तो आपको मैंने बताया था कि इसकी जो मालदीव्स की जो लोकेशन है जोग्राफिकली वो इम्पॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू जियोपॉलिटिकल इश्यूज़। दूसरा आपका आ जाता है इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन्स। इस एस्पेक्ट में इंडिया और मालदीव्स का जो रिलेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि इंडियन ओशन रीजन में मालदीव्स एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। उसकी लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर कई कंट्रीज़ के मिलिट्री बेसिस सेट होते हैं, इंक्लूडिंग चाइना, पाकिस्तान के भी हो सकता है, इंडिया के भी हैं वहाँ पर। सो व्हाट आर द प्रोबेबल क्वेश्चंस? सबसे पहला, डिस्कस द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ मालदीव्स फॉर इंडिया एंड द इवॉल्विंग डायनेमिक्स ऑफ द बायलैटरल रिलेशंस. दूसरा, हाउ डू डोमेस्टिक पॉलिटिकल चेंजेस in India's neighbors affect bilateral diplomacy, illustrate with recent Indian Maldives ties. अब ये जो टॉपिक है ना, ये आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कास्ट ऑफ कैपिटल. द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ पानीपत, हरियाणा, नाउ अ टेक्सटाइल रिसाइकलिंग हब, houses several illegal bleaching and dyeing units. Effluents from these illegal units are major cause behind the pollution of the Yamuna River. Now this is very important with respect to environmental concerns, sustainable development and cleaning of Yamuna River. So इसका बेसिक कंटेक्स्ट क्या है ये देख लेते हैं कि पानीपत हरियाणा इज़ अ मेजर global textiles recycling hub, processing around 90% of the imported textile waste. The region faces serious environmental pollution, particularly affecting the Yamuna River due to illegal dyeing and bleaching units. Now, what are the key issues which are highlighted over here? सबसे पहला, water pollution. Effluents from illegal units are discharged untreated into drain number 2, eventually reaching Yamuna River. Chemicals like chlorine gas and bleach powder are used without proper disposal mechanisms. ETPs, that is effluent treatment plants, are often non-functional or set up only to secure official permissions. What are the health hazards? Locals suffer from skin-related ailments and contaminated groundwater. Drinking and irrigation sources in nearby villages like Tidwari and Kokipur are severely polluted.
Third is environmental injustice. Textile recycling in Panipat is an example of water colonialism. Developed countries export textile waste while the global south bears the pollution. Now, what happened in the government and legal action with respect to this? तो सबसे पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है दैट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द इशू. Second, Haryana State Pollution Control Board conducted inspections. Some units have been shut down and notices are issued against some. Prime Minister Narendra Modi acknowledged the issue in March 2025 in Mann Ki Baat, highlighting the Panipat's global role. So, what are the economic aspects of this? Panipat's textile industry employs thousands and runs on cheap imports of textile waste. Profit margins are low on units. They skip treatment process to cut costs. Scraps are resold in Delhi, markets like Sarojini Nagar and Bharat Road. Now, what are the initiatives and recommendations? So, there is a demand to introduce eco-mark for recycled products, promote green procurement and enforce stricter compliance environmental norms. तीसरा, proper implementation of waste treatment infrastructure is needed. Raise awareness and monitor informal units effectively. अब जान लेते हैं कि प्रॉबेबल क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. से यूपीएससी पेपर में जो लिंक है ये तो यहाँ पर दिया ही, क्योंकि एक टॉपिक जो है आपका वेस्ट मैनेजमेंट से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है. सो सबसे पहले तो ये पूछ सकता है कि इस तरीके से जो केयरलेसनेस होती है उसका इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ हैज़ार्ड इम्पैक्ट क्या होता है. ठीक है, टेक्सटाइल रिसाइकलिंग विथ रेफरेंस टू पानीपत ये डायरेक्टली नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछेगा. तो आप क्वेश्चंस फ्रेम करके और उस हिसाब से आंसर्स भी लिख लीजिएगा. नेक्स्ट, व्हाट इज़ वेस्ट कंटामिनेशन, एग्जामिन इट्स मैनिफेस्टेशन इन इंडियाज़ टेक्सटाइल रिसाइकलिंग इंडस्ट्री. यस, ये इस तरीके से आ सकता है. प्रीलिम्स में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है उनकी फंक्शनिंग के ऊपर आ सकता है. ठीक है, और दूसरा जो है ये नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछ सकता है कि विच सिटी इज़ नोन एज द ग्लोबल हब ऑफ फॉर द टेक्सटाइल रिसाइकलिंग. तो ये उन स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में आ सकता है, जैसे पीसीएस में पूछ सकते हैं, या कोई एसआई का एग्ज़ाम है, दैट इज़ सब इंस्पेक्टर का अगर स्टेट का एग्ज़ाम है तो उसमें पूछ सकते हैं. तो ये यूपीएससी में तो नहीं आएगा, बट स्टिल क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट आपका टॉपिक है फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स इन असम डिसरिगार्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स सेज NLSIU रिपोर्ट. सो दे आर टॉकिंग अबाउट द रिसेंट रिपोर्ट जो कि नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने पब्लिश की थी, जिसका टाइटल है अनमेकिंग द सिटीजन्स. बेसिकली ये रिवील करता है अबाउट द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल्स इन असम, अबाउट द FTs इन ट्रबल इन असम, जो कि क्वाजी जुडिशल्स हैं, क्वाजी जुडिशल बॉडीज़ हैं. So they are basically in Assam and frequently disregard constitutional safeguards and fair trial principles. These quasi-judicial bodies, meant to determine citizenship under the Foreigners Act, have often declared people as foreigners without adhering to the due process. यानी बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को फॉलो किए, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स को फॉलो किए, इन्होंने कई लोगों को फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया, सच एज प्रॉपर नोटिस, लीगल रिप्रेजेंटेशन और एविडेंस स्टैंडर्ड्स. The study found that over 1,200 decisions lacked legal clarity and often violated the natural justice, impacting vulnerable communities, especially Muslims. The tribunal often relied on technicality and made arbitrary decisions deviating from the Supreme Court guidelines. This raised serious concerns about the fundamental rights of those affected, including illegal detention and denial of citizenship. The report emphasizes the need for reforms and legal accountability, particularly when lakhs of people face review under the National Register, that is the NRC citizens. It calls for restructuring of tribunals and adherence to constitutional values. नेक्स्ट आपका टॉपिक है UK India FTA
may work in favor of patent owners. अब यहाँ पर मैं आपको बेसिक कंटेक्स्ट बता दूँ तो दिस इज़ अबाउट द यूके इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट and includes intellectual property rights and regulatory provisions that could favor the patent holders, potentially undermining access to affordable generic medicines in India and the global south. Now, what are the key issues that are being highlighted? सबसे पहला, there is a provision in question preferencing given to voluntary licenses over the compulsory licenses, limited government role in ensuring public access to life-saving drugs, delayed or limited generic drug production due to strict IP clauses. What is the impact on access to medicines? This can increase drug prices, limit availability and hurt public health. Pharmaceutical companies may use IP clauses to delay generic, known as evergreening of patents. So this is especially harmful to India's generic medicine exports and patients in global south. What is the criticism from the experts? The former JNU professor Biswajit Dhar warns that this may dilute the public interest safeguards under the Indian Patents Act. So if we talk about the positive outlook which has been mentioned, so this may increase India's pharma exports that are already $910 billion to UK in financial year 2024 and will boost to collaboration, investment and regulatory alignment with UK standards. There would be potential growth to India's pharma market to around $73 billion by 2030. अब यूपीएससी के बेसिस पे इसका जो रिलेवेंस है, सबसे पहले तो आपका आईपी एक्ट आ जाता है, यानी जो इंडियन पेटेंट्स एक्ट है उसका आप थोड़ा सा कंसेप्चुअल बेसिस पे नोट्स बना लीजिएगा. डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स अग्रीमेंट क्या है, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ट्रिप्स अग्रीमेंट क्या है, एंड इंडियाज़ ऑब्लिगेशन टू कंपल्सरी लाइसेंसिंग, व्हाट इज़ इट. फिर I'm literally sorry, my throat is still not well. I'm not well still. There are issues. यूपीएससी के बेसिस पर रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आ जाता है आईपी एक्ट यानी इंडियन पेटेंट्स एक्ट. उसके अलावा डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स अग्रीमेंट आ जाता है. इस पर आप कंसेप्चुअल नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इनडायरेक्टली यूपीएससी रिलेट करके पूछ सकता है. नेक्स्ट आपका प्रोबेबल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, सबसे पहले डिस्कस द इम्प्लीकेशंस ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट ऑन एक्सेस टू एसेंशियल मेडिसिन्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़. सेकेंड ऐसे आ सकता है, क्रिटिकली इवेलुएट द बैलेंस बिटवीन प्रोटेक्टिंग पेटेंट राइट्स एंड इंश्योरिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया यूके एफटीए. सी डायरेक्टली नहीं रेफरेंस करेगा बट इनडायरेक्टली ये पूछ लेगा, तो आप इस पर नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा इसके रेफरेंस में. आप इंडिया यूके का जो एफटीए टॉक है उसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका टॉपिक है टैरिफ रिस्क एंड जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स कॉल फॉर सप्लाई चेन रीसेट. अब यहाँ पर बात हो रही है अबाउट द आर्टिकल विच डिस्कसेस ऑन हाउ टैरिफ रिस्क एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस आर ड्राइविंग अ ग्लोबल supply chain reset. So if we talk about the persistent disruptions from war, trade conflicts and shifting global alliances, they are forcing the countries and corporations to diversify sources and logistic strategies. What are the key points? Supply chain volatility factors are the key points. उसके अलावा there is a need for supply chain diversification, long term strategy focus. So let's discuss about the supply chain volatility factors. We know about the Russia-Ukraine war, US-China trade tensions and the tariff barriers that have created unpredictability. दूसरा, geopolitical realignments are altering global trade flows and causing regionalization of supply chains. तीसरा, tariff threats they push companies to de-risk by shifting away from single country dependence, especially China. So दूसरा क्या है, देयर इज़ अ नीड फॉर सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन. क्यों नीड है? सबसे पहले बिजनेसेस आर सीकिंग मल्टी कंट्री सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज. दूसरा है
emphasis on regional hubs, digitization and resilient infrastructure. तीसरा है India is emerging as a preferred destination due to its skilled labor, tech base and policy reforms. Example the PLI schemes, गति शक्ति एक्सेट्रा. तो ये कहीं ना कहीं पॉलिसी रिफॉर्म्स आए जिनकी वजह से इंडिया जो है एक इमर्जिंग प्रेफर्ड डेस्टिनेशन माना जा रहा है फॉर डाइवर्सिफिकेशन. तीसरा आपका जो मैंने लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बताया था. सो व्हाट शुड बी द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी दैट शुड बी इन फोकस. सबसे पहला इन्वेस्टमेंट पे फोकस होना चाहिए जो कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फॉर्म में हो. तो यानी देयर शुड बी इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर. दूसरा देयर शुड बी नीड फॉर कोलैबोरेशन with West multinationals to upgrade Indian logistics and shipment systems. तीसरा focus on sustainability and green logistics as future imperatives. अब मैं यूपीएससी के रेलेवेंस में बात करूँ तो सबसे पहले आपको गति शक्ति जो स्कीम है वो मालूम होना चाहिए. पीएलआई स्कीम जो है दैट इज़ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो स्कीम है वो मालूम होना चाहिए क्योंकि ये स्कीम न्यूज़ में मेंशन्ड है इसलिए ये प्रीलिम्स में आने की संभावनाएं हैं. ठीक है. नेक्स्ट जो फैक्टर यहाँ पर हाईलाइट होता है वो इंटरनेशनल रिलेशंस विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, जिसके ऊपर मैं कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ. जो इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड टेंशन चल रही हैं उसको अभी ट्रम्प ने धमकी भी दी है कि हम इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे. सो इस तरीके से चल रहा है. नेक्स्ट आपका प्रॉबेबल मेंस क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं. सबसे पहले ऐसे आ सकते हैं डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ जियो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड इंडियाज़ अपॉर्चुनिटी इन द सिनेरियो. दूसरा ऐसे आ सकता है हाउ कैन इंडिया लेवरेज सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन टू बिकम अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब. नेक्स्ट आपका टॉपिक है सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एट द रिस्क एज एआई में ईट अप द कोडिंग जॉब्स. नाउ एज आई टेल ऑलवेज आई से कि ये जो स्किल डेवलपमेंट है ये स्पेसिफिकली एआई के बेसिस में होना बहुत ज़रूरी है. क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये अब कोडिंग फॉर्मेट में भी एआई को इंट्रोड्यूस किया गया है. तो एआई जो है इट इज़ कॉजिंग अ रिस्क कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की जॉब है वो रिस्क में आ सकती है. बट एनीवेज पीपल आर नीडेड टू ऑपरेट इट क्योंकि मैकेनिकल एरर्स टेक्निकल एरर्स आ सकते हैं. अब देखते हैं कि इसका कंटेक्स्ट क्या है. व्हाट इज़ द कंटेक्स्ट ऑफ द टॉपिक. So they are basically talking about India's tech industry that is undergoing a transformation due to rapid deployment of AI first strategies. Companies like Wipro and Infosys have increasingly automating the software development process, impacting the junior developer roles. Now what are the key highlights जो यहाँ पर दिए हुए हैं. सबसे पहला AI tools can now write code, offer real time suggestions and even generate full functions from prompts. Repetitive and low skill coding jobs example the bug fixing, crude operations, template generation etc. are increasingly being automated. Next आपका क्या इफेक्ट पड़ रहा है. AI deployment is reducing the demand for junior level coders and shrinking the project team size. So shift in developers role. Developers need to collaborate with AI tools, not compete. डेफिनेटली इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो AI डेवलपमेंट है ये अब इंजीनियरिंग कोर्सेज में भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. फोकस शिफ्ट्स टू डीप कोडिंग, क्यूरेटिव एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, security planning and ethical design. Human-centric tasks will survive. Example, strategic design, client-specific solutions, and domain expertise. Now, if we talk about the industry trends, Wipro and Infosys are deployed around 200 plus AI agents to replace the routine coding task. Significant drop in take of fresh coding talent at entry level. Now, what are the expert views? Dr. Vikas Khare, NMIMS, routine coding is already being automated.
नीति शर्मा ने बोला है कि AI will replace many web और app development and testing jobs soon. So अब if we talk about the probable questions तो वह ऐसे आ सकते हैं. Discuss the implications of artificial intelligence on employment in India's IT sector. How can India prepare its workforce for this transition? In the era of increasing automation, how should India strike a balance between technological growth and job security? See, as far as I see, अगर हम बात करें तो AI को चलाने के लिए भी लोग चाहिए होते हैं. डेफिनेटली ये टेक्निकल एरर्स आते ही हैं. सो आई फील कि कहीं ना कहीं AI शुड बी अ सब्स्टिट्यूट टू ह्यूमन रिसोर्स बट नॉट अ रिप्लेसमेंट टू ह्यूमन रिसोर्स. सब्स्टिट्यूट किस फॉर्म में? इट शुड बी अ माइनर सब्स्टिट्यूट. It should not replace completely the humans, because after all it is a computer, it is not human. It cannot match the capabilities of a human being. नेक्स्ट आपका टॉपिक है ऑल्टर मैग्नेट्स चार्ज कैरियर्स चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इसके कंटेक्स्ट की अगर हम बात करूँ तो एक ब्रेक थ्रू डिस्कवरी हुई जिसमें न्यू टाइप ऑफ मैग्नेट जिसका नाम है ऑल्टर मैग्नेट हैज़ बीन फाउंड. So this is founded by researchers at S.N. Bose National Center for Basic Sciences and Indian Association for Cultivation of Science, Kolkata. So there is a focus on chromium antimony compound. Chromium antimony compound. ये इसके IUCN names हैं, scientific names जिन्हें कहते हैं. Chromium antimony compound, which delays direction dependent conduction polarity, that is DDCP. So what are the key concepts? What is DDCP? Most materials conduct either electrons n type or holes p type uniformly. DDCP materials conduct electrons in one direction and holes in another direction within a single crystal. So this allows one material to function like both P and N type semiconductors. Significance of chromium antimony. What is the significance of it? Chromium antimony is the first identified altermagnet to exhibit DDCP properties. It is inexpensive, easily synthesized and composed of abundant elements. Shows switchable polarity and important for thermoelectrics and spintronics. So what is the Hall effect which they are talking about? So this shows a dominant charge carrier, electrons or holes. Seebeck effect क्या है इसमें जो कि यूज़ होता है? Measures voltage from temperature differences reveals DDCP behavior. अब what are altermagnets? They are basically a new magnetic phase with no net magnetism, unlike ferromagnetisms. Ferromagnets means जो आपके normal magnets आते हैं made of iron, तभी इन्हें ferromagnets कहते हैं. Ferro means iron. They spin specific electron behavior due to atomic arrangement. Potential for spintronic डिवाइसेस एंड क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स. तो इनका बेसिक जो यूज़ है वो वेवोलॉजी में है, यानी कि जो क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स है और स्पिंट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनमें ज़्यादा यूज़ है इनका. सो व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन? देयर वाज अ रिप्लेसमेंट ऑफ 2% chromium with vanadium in CRSBM made the material entirely p type, validating theoretical predictions. p type यानी होल टाइप. सो इफ़ यू टॉक अबाउट UPSC, उसके रेलेवेंस में क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपके न्यू मटेरियल्स हैं, क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि यहाँ पर क्वांटम मटेरियल्स को भी यूज़ किया जाएगा, क्वांटम इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ किया जाएगा. सो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है. अब नाउ व्हाट इज़ द प्रॉबेबल क्वेश्चन विच कैन कम? अच्छा, आप इसमें बेसिक कंसेप्ट लाइक हॉल इफेक्ट, सीडबैक इफेक्ट, चार्ज कैरियर्स, ये आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा. सो व्हाट आर द प्रॉबेबल क्वेश्चंस
विथ रिस्पेक्ट टू यूपीएससी, सबसे पहला ऐसे आ सकता है, व्हाट इज़ डायरेक्शन डिपेंडेंट कंडक्शन पोलैरिटी, डीडीसीपी. हाउ कैन ऑल्टर मैग्नेट्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर इलेक्ट्रॉनिक्स. Second, discuss the potential applications of altermagnets in emerging technologies like spintronics and thermoelectrics. Next, we are talking about what makes NASA ISRO NISAR satellite special. ये मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, आप जाके देख लीजिएगा. What is NASA ISRO? That is the NISAR satellite special. So what is so special in that? अब मैं आपको उसको शॉर्ट में बता दूं कि क्या इसमें दिया हुआ है. इट इज़ टॉकिंग अबाउट द नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, दैट इज़ द निसार सैटेलाइट, विच इज़ अ पायनियरिंग जॉइंट मिशन बिटवीन नासा एंड इसरो, दैट इज़ शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च ऑन July 30 फ्रॉम श्रीहरिकोटा अब्रॉड, अ GSLV Mk2 रॉकेट. सो इट इज़ द फर्स्ट रेडार इमेजिंग सैटेलाइट, ये इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है विद अ डुअल बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार, दैट इज़ SAR, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, यूजिंग बोथ L band and S band frequency. So this is to monitor the changes in Earth's surface with unprecedented accuracy and resolution. NISAR aims to address key scientific and societal challenges by mapping the changes in ecosystem, agriculture, groundwater, glaciers, earthquakes and natural disasters. So it will scan Earth's landform every 12 days and can detect ground shifts as small as centimeters. With a swath width of 240 km, it will support data collection for climate research, disaster response, forest monitoring and infrastructure planning. So data collected will be freely available globally within hours, allowing for rapid response during the disasters. The mission is set to revolutionize Earth observation, particularly in India, where it will help in managing floods, landslides and agriculture. The satellite was jointly built with contributions from NASA providing L-band radar and satellite bus, and ISRO providing S-band radar and launch support. Data for Indian users will also be distributed via ISRO's data systems and national remote sensing centers. नेक्स्ट आपका टॉपिक है, व्हाट डज़ द न्यू UK इंडिया ट्रेड डील इंटेल. मैं आपको उसको शॉर्ट में बता दे रही हूँ क्या लिखा है. UK इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करेंटली इन एडवांस्ड नेगोशिएशन स्टेजेस. सो दिस एम्स टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड बाय रिड्यूसिंग द टैरिफ्स and improving market access. This is signed under India-UK Enhanced Trade Partnership, that is CETA. The deal is expected to cover areas like goods, services, investments and intellectual property rights. Key sectors include automobiles, textiles, spirits, green technology and legal services. For India, benefits include increased textile and food exports to UK, while the UK seeks greater access to India's service sector and tariff cuts on alcohol and automobiles. So this is a major sticking point which remains the mobility of an Indian professionals, where India wants more flexible visa norms. If successful, this FTA could significantly expand trade, currently around $36 billion annually, generate jobs and deepen strategic ties. However, the deal has also raised concerns over the patent rights, particularly regarding access to affordable medicines. Negotiations continue with the aim to finalize the deal in 2025. So this was the last topic. Here I end my analysis. I request you to like, subscribe and share my channel. Thank you and have a nice day.